का जो परिभाषा लिखना है वह लिखिए आप स्टीफेन। स्टीफेन की परिभाषा, स्टीफेन की परिभाषा यानी कि स्टीफेन के अनुसार लिखिए अपराध विधि द्वारा निषिद्ध, अपराध विधि द्वारा निषिद्ध, अपराध विधि द्वारा निषिद्ध फलाने कुछ पढ़े थे तो इधर वाला आपने कभी मिला क्या क्या इसे अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए और रुचिकर एक कार्य है, और रुचिकर एक कार्य है। देखिए जहाँ तक आप स्टीफेन की परिभाषा की बात है, इस परिभाषा में ये क्या बताते हैं कि ऑफेंस क्या है और रुचिकर एक कार्य है। इस परिभाषा को अगर हम देख लें कि व्याख्या भी थोड़ा थोड़ा की जाती है इस परिभाषा की। यदि इस परिभाषा को हम देखें तो स्टीफेन महोदय ये बताते हैं कि जो ऑफेंस है, अपराध है, वह विधि द्वारा निषिद्ध एक कार्य है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिन कार्यों को करने से कानून, जिन कार्यों को करने से कानून ने रोक लगा दी है और अगर आप उसी कार्य को करते हैं तो स्टीफेन के अनुसार वह अपराध माना जाए। अब यह है कि कानून तमाम बातों पर रोक लगाता है, जैसे कि अपकृत्य करने पर भी रोक लगाता है, संविदा को भंग करने पर भी रोक लगाता है और अपराध करने पर भी रोक लगाता है। तो स्टीफेन महोदय को कम से कम ये बताना चाहिए कि कौन से ऐसे निषिद्ध कार्य हैं जिनको करने पर आपका ऑफेंस होगा। तो इसमें तो सब आ जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट भी आ जाएगा, टाट भी आ जाएगा, अपराध। यानी कमी बताई जा रही है इनकी परिभाषा में क्या कमी है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अपराध वह भी है जो समाज के मोरल यानी कि नैतिक जो वैल्यू है, नैतिक जो मूल्य है, उनके लिए एक अरुचिकर कार्य है। अर्थात जिस कार्य को समाज नैतिक दृष्टि से अच्छा नहीं मानता वह भी अपराध माना जाएगा। ये स्टीफेन महोदय का वाक्य है। अब इस वाक्य को भी आपको देखना है, आलोचना के साथ देखना है। देखिए आलोचना इसकी, जहाँ तक नैतिकता के नियमों की बात है, प्रत्येक नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन कानूनन अपराध नहीं होता। उदाहरण के रूप में जैसे कि एक अंधा कुएं की ओर जा रहा है और एक व्यक्ति देख रहा है कि ये अंधा कुएं में गिरकर मर जाएगा और उस व्यक्ति ने अंधे को उस ओर जाने से नहीं रोका, तो उसका रोकने का कर्तव्य केवल नैतिक था, विधिक नहीं। लेकिन स्टीफेन महोदय ये कहते हैं कि ये जो नैतिक कर्तव्य है और आपने इस कर्तव्य को नहीं निभाया, ये भी अपराध माना जाएगा। लेकिन भारत में मैं स्पष्ट बता दूं, इन कार्यों को अपराध नहीं माना गया। जैसे कि जो यूपी एपीओ में पूछा गया है क्वेश्चन, वह क्वेश्चन एक बार बता दिया जाए आपको। एक भिखारी है, बी के दरवाजे पर जाता है
और बी भीख नहीं देता, ए उसके दरवाजे पर ही मर जाता है, तो बी ने कौन सा अपराध किया? तो अगर स्टीफन की हम परिभाषा देखें तो बी का नैतिक कर्तव्य जरूर था भीख देने का, लेकिन कोई विधिक कर्तव्य नहीं। अतः स्टीफन के अनुसार बी ने हत्या का अपराध किया, लेकिन भारत में जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की बात है, आपका स्पष्ट याद रखिए, बी ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि भीख देना केवल कैसा कर्तव्य था। ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले वाले एपीओ यानी 2015 का जो एपीओ का पेपर हुआ था, भिखारी वाला उदाहरण आ चुका है। हो सकता है अब जो उदाहरण बने आपका जो घुमा है खाई है वो उदाहरण बन सकता है। अगला लिखिए भाई परिभाषा ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन की परिभाषा ज्यादा पूछी जाती है। ऑस्टिन के अनुसार एक अपकार जिसमें पैरवी, एक अपकार में राम यानी कि गलती, एक अपकार जिसमें पैरवी, एक अपकार जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है। एक अपकार जिसकी पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है। स्वविवेक पर की जाती है, व्यवहारिक अपकृत्य है, व्यवहारिक अपकृत्य है यानी कि सिविल रॉन्ग है, व्यवहारिक अपकृत्य है। कामा दीजिए, इसमें कामा देकर लिखिएगा। एक अपकार जिसकी पैरवी, एक अपकार जिसकी पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है। शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है। शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, अपराध है। देखिए इसको अच्छे से समझिए, ये आपका प्री में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सतर्क रहिएगा। जैसे ही आपको पैरवी शब्द दिखाई दे, एक मामला ऐसा है जिसमें पैरवी राज्य करता है तो तुरंत उसे अपराध होगा वह, और एक मामला ऐसा है जिसमें पैरवी स्वयं व्यक्ति को करना पड़ता है, वह व्यवहारिक अपकृत्य यानी कि टाट माना जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ऑस्टिन कह रहे हैं। इसका मतलब हमें समझना है और अंत में भारत में इसे कोरिलेट करके चलना है सीआरपीसी। देखिए आपका ऑस्टिन महोदय क्या बताते हैं। एक अपकार यानी कि गलत कार्य या रांग या दोषपूर्ण कार्य, अर्थात एक गलत कार्य जिसमें पैरवी यानी कि मुकदमा चलाने का अधिकार। फिर एक बात समझिए, पैरवी का मतलब ये हुआ
जिसमें मुकदमा करने का अधिकार केवल क्षतिग्रस्त व्यक्ति को होता है, यानी कि जिसके प्रति गलत कार्य किया गया है केवल वही व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि यानी कि उसके उत्तराधिकारी मुकदमा चला सकते हैं, राज्य मुकदमा नहीं चला सकता। तो ऐसे मामले अपराध न मानकर टाट या अपकृत्य माने जाएंगे। यानी कि ऑस्टिन महोदय ये कहते हैं कि ऐसी गलती, ऐसा दोष, ऐसा फाल्ट, ऐसा राग जिसमें कि जो मुकदमा चलाया जाएगा सरकार नहीं चलाएगी, शासन या राज्य नहीं चलाएगा, बल्कि कौन चलाएगा मुकदमा? आपका स्वयं चलाना पड़ेगा पीड़ित को या पीड़ित के प्रतिनिधियों को। तो वह अपराध न मानकर सिविल दोष माना जाएगा और अपकृत्य माना जाएगा। लेकिन एक ऐसा दोष, एक ऐसी गलती जिसमें कि पीड़ित मुकदमा नहीं चलाता बल्कि पीड़ित पैरवी नहीं करता, बल्कि पैरवी करने का अधिकार शासन ले लेता है या सरकार करती है पैरवी या सरकार के अधिकारी करते हैं, वह जो मामला होगा वही ऑफेंस कहलाएगा, यानी कि वही अपराध कहलाएगा। यानी कि मुख्य रूप से ऑस्टिन महोदय जो बंटवारा करते हैं वह ये करते हैं कि मुकदमा कौन चला सकता है। अगर जिसके प्रति गलत कार्य हुआ है वही चला सकता है, तो ये कहते हैं कि वह टाट माना जाएगा और जब उसके लिए सरकार लड़ेगी उसकी ओर से तो वह अपराध माना जाएगा। जहाँ तक भारत की बात है, अब भारत में इसे कोरिलेट करना पड़ेगा। ये सही बात है कि जहाँ तक अपकृत की बात है, अपकृत में पीड़ित द्वारा ही, विक्टिम द्वारा ही मुकदमा चलाया जाता है, पैरवी की जाती है। लेकिन जहाँ तक क्रिमिनल मामलों की बात है, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो ऐसी दशा में आप सीआरपीसी में देखेंगे कि गंभीरता के आधार पर अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय। जब सीआरपीसी पढ़ेंगे, देखिए इसको सीआरपीसी में समझना पड़ेगा भाई। सीआरपीसी में गंभीरता के आधार पर अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब हुआ कॉग्निजेबल ऑफेंस या गंभीर अपराध। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गंभीर। और एक आपका होता है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध का मतलब हुआ साधारण अपराध। शुद्ध हिंदी में, आसान भाषा में, असंज्ञेय का मतलब हुआ कि जो गंभीर न हो। अगर हम भारत में ऑस्टिन की परिभाषा को अप्लाई करते हैं तो पूरी तरह अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे समझिएगा, अगर हम भारत में देखें तो जो गंभीर अपराध हैं यानी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है अर्थात जो संज्ञेय अपराध हैं उनमें कार्रवाई राज्य स्वयं करता है। यानी कि राज्य अपने नाम से केवल और केवल, भाई वाइब्रेट कर लीजिए भाई मोबाइल, इसका बज रहा है। राज्य स्वयं करता है कार्रवाई, पीड़ित पर नहीं छोड़ता। तो किस अपराध में करता है? संज्ञेय। लेकिन जहाँ तक असंज्ञेय अपराध की बात है, असंज्ञेय अपराध में स्टेट कार्रवाई नहीं करता बल्कि पीड़ित को स्वयं अपना अधिवक्ता रखना पड़ता है और अपनी पैरवी स्वयं करनी पड़ती है। और ऑस्टिन महोदय बताते हैं कि अपराध वह है जिसमें पैरवी कौन करे? शासन। ये सही बात है कि भारत में
आपका ये नियम विफल मार जाता है। क्यों मार जाता है? क्योंकि भारत में सरकार केवल पैरवी या शासन पैरवी किस मामले में केवल करता है? पीड़ित की ओर से संज्ञेय, और असंज्ञेय अपराध में स्वयं पीड़ित को लड़ना पड़ता है। यानी कि असंज्ञेय में पैरवी कौन करेगा? पीड़ित। अतः भारत में इनकी परिभाषा पूरी तरह लागू नहीं होती। पहले की आलोचना भी करना, ये नहीं तो लगना लिखिए भाई। अगली परिभाषा लिखिए आपका अगली परिभाषा लिखिए कीटन के अनुसार। कीटन में बड़ी की मात्रा है कीटन। कीटन के अनुसार इधर से जो आपका परिभाषाएं लिखवाई जा रही हैं कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतते हुए 2-3 परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूँ। जितनी हमने परिभाषा अब तक लिखवा दी, अब तक के इतिहास में मैं बता दूँ उन्हीं से क्वेश्चन बना, और जो फालतू आपकी परिभाषाएं हैं वह लास्ट में लिखवा रहा हूँ। आप चाहें तो तैयार करते समय इन परिभाषाओं को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी भी ये परिभाषाएं पूछी नहीं। लिखिए कीटन के अनुसार लिखिए अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है। अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है जिसे राज्य दंड आरोपित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर जिसे राज्य दंड आरोपित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर सबसे उपयुक्त ढंग से परिशुद्ध करता है। परिशुद्ध करता है, कामा दीजिए, न कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के स्वविवेक पर। परिशुद्ध करता के बाद कामा, न कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के स्वविवेक पर उपचार छोड़ देता है। न कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के स्वविवेक पर उपचार छोड़ देता है। कुल मिलाकर आपका ऑस्टिन की परिभाषा को यहाँ थोड़ा मैंने जो दिए हैं उसी आधार पर यहाँ चलेगा। ये बताया गया है इस परिभाषा में मैंने आपका कीटन के अनुसार यह अपराध एक अवांछनीय कार्य है, गलत कार्य है, जिसमें कि जो पैरवी की जाती है वह पीड़ित नहीं करता बल्कि कौन करती है? सरकार। यानी कि पैरवी करने का अधिकार शासन का होता है। शासन अच्छे ढंग से पैरवी करता है और पैरवी करके ये प्रयास करता है कि अभियुक्तों को दंडित न्यायालय से कराए, और पीड़ित के स्वविवेक पर पैरवी नहीं छोड़ी जाती। जैसे कि हाथरस कांड ले लीजिए, भले पीड़ित परिवार कार्रवाई चाहे या न चाहे, क्योंकि ये संज्ञेय मामला है, अतः राज्य स्वयं अपने हाथ में कह सकते हैं कि मामला संभालेगा, और संभाल कर क्या करेगा? अभियुक्तों को सजा न्यायालय से दिलवाए। ये पीड़ित का कर्तव्य नहीं है, किसका कर्तव्य है? राज्य। और राज्य जब इस कर्तव्य में विफल हो जाता है या बदमाशी करने लगता है, बेईमानी करने लगता है, पक्षपात करने लगता है, तब आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाते हैं? सक्रिय। और अभी तक कार्यवाही न होना दुखद है। जो अधिकारी आपका केरोसिन तेल डालकर जलाए, अब तक कार्रवाई न होना, यह एक दुखद बात है। और कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट कह दिया
कि हाई कोर्ट सीबीआई जांच की क्या करे, निगरानी। अरे भाई, आप अवमानना के लिए भी तो कुछ करिए कि आप मौनी बाबा जैसे शांत रहेंगे, सब कुछ देखिए लेकिन मौन हो जाइए, क्या मतलब? अरे सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब जब मौनी हो? 501 विद्यार्थियों ने मिलकर इस बात को लिखा कि करिए कार्रवाई अधिकारी पर। 100 से अधिक महिला वकीलों ने आपको एप्लीकेशन दिया, इतनी याचिकाएं हुई और आप छोड़ दे रहे हैं किस पर? हाई कोर्ट पर, कि हाई कोर्ट निगरानी करे। आप स्वयं भी कर सकते थे, क्यों नहीं स्वयं कर रहे हैं? यानी कि आप अपना पीठ क्या कर रहे हैं, छुड़ा रहे हैं कि हाई इलाहाबाद हाई कोर्ट को दे दिया जाए और ये दे। तो हाई कोर्ट तो उसका खुला है, सब कोर्ट देगा। आगे चलिए भाई, देखिए अगली परिभाषा लिखिए। अगली 2 परिभाषा और बच्चे नीलर के अनुसार, नीलर के अनुसार, नीलर के अनुसार लिखिए, विधि द्वारा दंड के भय से, विधि द्वारा दंड के भय से निषिद्ध या आदेशित किसी कार्य को करना निषिद्ध या आदेशित किसी कार्य को करना या उसकी उपेक्षा करना या उसकी उपेक्षा करना अपराध है। जिसे राज्य अपने नाम में कार्यवाही आरंभ कर आरोपित करता, जिसे राज्य अपने नाम में कार्यवाही आरंभ कर आरोपित करता है, आरोपित करता है। देखिए आपका इनकी परिभाषा ऊपर वाले के लगभग समान है। अगला लिखिए परिभाषा, अंतिम परिभाषा पैटर्न के अनुसार, पैटर्न विद्वान ने ये भी पैटर्न के अनुसार, पैटर्न के अपराध के सामान्य लक्षण हैं, अपराध के सामान्य लक्षण हैं राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना, राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना, दंड को क्षमा करना तथा दंड देना, दंड को क्षमा करना तथा दंड देना। ये पैटर्न महोदय का है कोटेशन। इस प्रकार परिभाषा भी आपकी समाप्त हो गई। परिभाषा के बाद मेंसरिया का सिद्धांत बाद में बताया जाएगा, आपका सेक्शन वाइज आ जाए जब भी आप कानून शुरू किया जाए। देखिए आपका बैरेक्ट निकाल लीजिए, सामान्य बातें पहले बताई जा चुकी हैं। बैरेक्ट में देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 आपका ऊपर लिखा गया है, अधिनियम संख्या 45, इसका भी मतलब मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आपका दाहिने बगल एक डेट लिखी होगी 6 अक्टूबर 1860, तो बताया गया था कि किस गवर्नर जनरल ने अनुमति 6 अक्टूबर को दी, लॉर्ड कैनी। किस तारीख को दी? 6 अक्टूबर 1860। तो निर्माण की डेट कौन सी है? तो 6 अक्टूबर 1860। देखिए जब भी किसी कानून को पढ़िए तो सबसे पहले आपका उस कानून का प्रियम्बल पढ़ना रहता है। प्रियम्बल से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है। देखिए आईपीसी का जो उद्देशिका है, प्रस्तावना भाई नोट में है, नोट का भी सहारा लीजिए। नोट में आप देख सकते हैं, नोट जिसके पास न हो जाते समय ले लीजिए। देखिए आपका क्या लिखा गया है, भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का
उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईपीसी का प्रियम्बल है ये बता देता है कि आईपीसी एक जनरल, सामान्य या साधारण दंड संहिता है। अब यानी क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी दांडिक मामलों का कैसा कानून है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन यूपी में बना। तो देखिए कानून 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो 3 प्रकार हम बता दें तब आईपीसी पर आए। एक कानून होता है सामान्य, किसी विषय पर कैसा कानून, सामान्य। एक होता है स्पेशल या विशेष कानून होता है, और एक लोकल या स्थानीय कानून होता है, लोकल। आपका सामान्य कानून की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। विशेष विधि की परिभाषा आईपीसी की धारा 41 में और स्थानीय विधि की परिभाषा आईपीसी की धारा 42 में दी गई। पूछ सकता है भाई। देखिए फिर आपको सतर्क किया जा रहा है भाई, जो लोग बिहार एपीओ आपका डाले हैं ये न समझिए कि आसान है। से देखो आपका आईपीसी और संविधान ही इतना बड़ा है कि पढ़ाते पढ़ाते वैसे तो हल्का तेजी बुला गया है। बहुत समय लगता है संविधान में, और ये भी संभव है कि आईपीसी समाप्त हो के और कानून भी समाप्त हो जाए और संविधान चलता है, ये भी संभव है। तो एक सब्जेक्ट हमारा 3 माह बचा है, और बिहार के पीओ में अगर कोई भ्रम पाला होगा कि भाई हाइट कम है तो ये भ्रम दिमाग से निकाल। मैं बता दूँ जे में भी फाइट है इस बार ज़्यादा, क्योंकि नए लड़के भी टलवाए कि मैंने काफ़ी अभियान चलाए थे। हम तो भाई जुड़े रहते हैं, इस समय तो मौका नहीं मिल पा रहा है सोशल मीडिया पर ज़्यादा, लेकिन खाली थे तो मिलता था। नए लड़के बड़े उत्साह में आकर टलवाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। तो ये मान कर चलिए कि आपका मेरिट जे की 5 क्वेश्चन ऊपर जाए, इसमें कोई शक नहीं। एपीओ की जहाँ तक बात है पूरा समय मिला है, तो जो मठाधीश कहलाते हैं इलाहाबाद मठाधीश, यानी कि कितना कुंभ पार कर लेते हैं, कितना मैंने शाही स्नान किए रहते हैं, महामंडलेश्वर जैसे कितना शाही स्नान देते, कितना बताइए जो भाई, तो कितना महामंडलेश्वर किए थे शाही स्नान, 5 की 6, हमें भी याद नहीं भाई। यानी कि कुछ स्नान करते हैं और जब स्नान कर लेते हैं तो महामंडलेश्वर इलाहाबाद में कहलाते हैं। तो अलग बात है भाई, किसी दिन बताएंगे भूल सब क्या जब मौका मिल गया तो वो आपका अभी से नहीं बहुत दिनों से लोग लगे हैं। तो भाई जो लोग अपना चाहते हैं कि हमारा निकले तो एक शब्दों पर हमारे ध्यान दीजिए, इससे बात क्वेश्चन नहीं जाएगा जल्दी, ये मेरी गारंटी है। अब कितना आप कवर किए वो आप जाने, लेकिन इतिहास गवाह है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। भाई यूपी एपीओ में 98-99 क्वेश्चन लगभग आया ही था 1 माह पढ़ाने पर। तो आपका तो कह सकते हैं अभी 3 माह में तो 3 बार पढ़ा देगा अच्छी जाने को, तो अच्छे से पढ़िए, अभी तो इतना तेजी नहीं लाना है। आपका ये तीनों कानून के बारे में समझिए, इंटरव्यू में भी पूछा गया यूपी में कि आईपीसी आपराधिक मामलों की कैसी विधि है, बस 1 लाइन जवाब दीजिएगा। जनरल लॉ, कौन सा लॉ, साधारण। तो जब तक कि तीनों प्रकार की विधियां आपको न बता दी जाए तब तक आपका जनरल लॉ होता क्या है ये नहीं बताया जा सकता। पहले हम लोकल लॉ से शुरू करते हैं। स्थानीय विधि या लोकल लॉ की परिभाषा आईपीसी की धारा 42 में दी गई। ये बताया गया है कि ऐसा कानून जो भारत में के किसी पर्टिकुलर राज्य क्षेत्र में लागू, यानी कि ऐसा कानून जो पूरे भारत में लागू न हो बल्कि भारत के किसी क्या हो
क्षेत्र में लागू, उसी को हम क्या कहेंगे लोग। जैसे कि केवल इलाहाबाद के लिए कानून बन गया, या केवल एमपी के लिए कानून बन गया, या केवल यूपी के लिए कानून बन गया, या केवल बिहार के लिए जैसे कि शराबबंदी कानून बन गया। तो ये कैसे कानून हैं? स्थानीय विधियां हैं, लोकल लॉ है। ये विधियां केवल उसी एरिया में क्या होती हैं? लागू। दूसरा जो कानून है स्पेशल लॉ या विशेष विधि। जहाँ तक विशेष विधि की बात है, आपका विशेष विधि की परिभाषा आईपीसी की धारा 41 में दी गई है। और विशेष विधि का मतलब हुआ किसी विशेष विषय पर बनाई गई विधि, यानी कि किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर जब अलग से कानून बना दिया जाता है उसी को स्पेशल लॉ कहा जाता है। जैसे उदाहरण समझिए अच्छे से, जैसे आपका SC/ST एक्ट हो गया, NDPS एक्ट हो गया यानी कि मादक वाला, जैसे रिया चक्रवर्ती जिसमें 4 लोग फंसे हैं, 2 बूंद जिंदगी का, तो 2 बूंद पोलियो का ड्रॉप कीजिए और 2 बूंद क्या करिए भाई, पोलियो से जान बचेगी और उससे शरीर में एनर्जी आएगी और आपका मॉडलिंग तेज होगी और आपका 10-10 घंटा कह सकते हैं कि फिल्म की क्या कर लेंगे, बस 2 बूंद का असर है। और कई लोग रात में भी 2 बूंद लेते हैं, बड़ी गहरी निद्रा में सोते हैं। 2 बूंद किस दिन बताया जाए भाई। और अरे ये देखिए NDPS हो गया, जैसे करप्शन एक्ट हो गया, पर्यावरण अधिनियम हो गया, पास्पोस एक्ट यानी कि जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पास्पो एक्ट कहा जाता है वो हो गया, जे एक्ट हो गया, जुनाइल जस्टिस एक्ट इत्यादि। कितना बताया जाए, ये 2 उदाहरण क्या है, पर ये सभी कानून स्पेशल हैं। स्पेशल का मतलब कि किसी विशेष विषय पर क्या किए गए हैं, बनाए, स्पेशल लॉ कहे जाते हैं। जनरल लॉ हम किसे कहेंगे? जनरल लॉ या साधारण विधि का मतलब हुआ कि सबको अपने में क्या करे, समाहित। तो आइए अब इसका इतिहास हल्का सा देखना पड़ेगा, क्यों आईपीसी जनरल लॉ है, इसका इतिहास देखना पड़ेगा। देखिए इतिहास, जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी बना रहा था तो लॉर्ड मैकाले ने ये पूरा प्रयास किया कि जितने संभव अपराध हैं एक ही कानून में क्या किया जाए, रख दिया जाए। और लॉर्ड मैकाले काफ़ी हद तक सफल रहा और बहुत दिनों तक केवल आईपीसी ही काम करती रही। बाद में छोटे छोटे कानून अन्य बनाए गए, यानी कि आईपीसी में क्योंकि लगभग प्रत्येक अपराध का वर्णन है, अतः आईपीसी क्रिमिनल मामलों की एक ऐसी लॉ है। साथ ये बताएंगे, प्रियम्बल के बाद आपका आ जाता है सेक्शन या धारा 1 देखा जाए। किसी भी कानून की धारा 1 आप पढ़ेंगे तो 2-3 बातें ही रहती है। धारा 1 से क्वेश्चन बनता भी नहीं है। देखिए आपका क्या बताया गया है, संहिता का नाम, उसके प्रवर्तन का विस्तार, अर्थात संहिता का नाम क्या होगा और इसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक होगा, सतर्क रहिए। तो हमेशा आप लोग देख रहे हैं संहिता का नाम क्या होगा, तो इंडियन पेनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860। इसका विस्तार हो सकता है। वर्तमान समय में आईपीसी का विस्तार संपूर्ण भारत पर, पुराना बेयर एक्ट तो उसमें काट दीजिए जम्मू कश्मीर, और जिसके पास पुराना बेयर एक्ट हो जो जम्मू कश्मीर के सिवाय दिया है इतना शब्द काट दीजिए। और वहाँ मैं बता दे रहा हूँ, एक डेट लिख लीजिए, अब जम्मू कश्मीर में थोड़ा देख लिया जाए भाई, वहीं आपका समझना मुख्य रूप से। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में आईपीसी पहले लागू नहीं,
वहाँ आपका जो लागू था रणवीर दंड संहिता, अलग से कहीं लिख लीजिए, वैसे नोट में होना चाहिए भाई, है ना। हाँ, रणवीर दंड संहिता, यानी कि रणवीर दंड संहिता लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में रणवीर दंड संहिता लागू थी। अब आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए भाई, ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और रणवीर दंड संहिता तो ये हिंदू कानून लगता है, तो भले मुस्लिम आबादी हो, वहाँ शासन हिंदू सम्राटों का ही रहा है। आपका आज़ादी के बाद वो तो अलग बात है, जब तमाम नेता परे था और देश विरोधी ताकतें कहाँ पैदा ज़्यादा होती है वहाँ। और फारूक अब्दुल्ला ने तो कह ही दिया चमकाने के लिए हराने कि अब 370 बहाल करने के लिए अनुच्छेद, चीन की सहायता हम लेंगे। तो आ जाए चीन भी, भारत डर थोड़े रहा है, चाहे अमेरिका को बुला लीजिए, चीन को बुला लीजिए, पाकिस्तान तो वैसे भी आपके साथ है, चीन फ्रंट पर नहीं आता कभी भी। और भारत के और चीन के सैनिक आमने सामने हैं 500 मीटर की दूरी पर, तो देख ही रहे हैं। आपका विवाद तो बहुत गंभीर चल ही रहा है, दोनों तरफ से शांत है मामला, जहाँ है वहीं क्या है, टिके हुए हैं। चीन भी जानता है कि इस समय युद्ध हुआ तो विश्व हमारे विरोध में है, कहीं आपका कोई और ना आ जाए इसमें, और मोर्चा और भी खुल सकते हैं भाई तमाम जगह। यानी कि अब जम्मू कश्मीर राज्य में रणवीर दंड संहिता इसीलिए लागू थी। रणवीर दंड संहिता लागू थी, ज़्यादातर उसके प्रावधान आईपीसी के ही समान थे, लेकिन जब अनुच्छेद 370 में संशोधन, हटाना न कर दीजिएगा, जब अनुच्छेद 370 में संशोधन किया गया तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो हैसियत थी वह समाप्त करके संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, वह डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को भारत के ज़्यादातर कानून जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए गए, जिसमें आईपीसी भी शामिल है। तो क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि आईपीसी जम्मू कश्मीर राज्य में किस तारीख को लागू की गई, उसको लिख लीजिए नए लोग। 31 अक्टूबर 2019 को, एक लाइन लिख लीजिए अलग से, 31 अक्टूबर 2019 को आईपीसी जम्मू कश्मीर राज्य में लागू कर दी गई। इस प्रकार आपका सेक्शन 1 समाप्त हुआ। अब आइए धारा 2 और 3 और 4। पहले तो केवल प्री में क्वेश्चन बनता था धारा 2, 3, 4 से, लेकिन अब मेंस में भी बनना शुरू हो गया। यानी कि उत्तराखंड जो क्वेश्चन बनाया आपका 3, 2, 3, 4, देखिए आपका समझना पड़ेगा भाई, धारा 2, 3 और 4। देखिए पहले समझिए तमाम बातें, अभी पेयर शुरू हो पाएगा कि नहीं, धारा 2, 3, 4 का कोई भरोसा नहीं, इसको समझिए, क्योंकि यहाँ आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त होना चाहिए, एक पॉइंट भी डिगना नहीं चाहिए। और जो बताया जाएगा आईएएस में भी, जीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड मेंस में पूछा गया। यानी कि इसका मतलब कि ये हुआ कि जो हम लोग ये समझते थे कि ये क्वेश्चन अब कभी मेंस में नहीं आए, लेकिन वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि आयोगों द्वारा वही क्वेश्चन प्री में और वही क्वेश्चन मेंस में आ रहा है जिसकी संभावना आप नहीं किए थे। तो पढ़ते समय जिसकी संभावना कम हो वह ज़्यादा इस समय पढ़ना है धारा, और जिसकी संभावना ज़्यादा हो उसको थोड़ा क्या कर देना है, कम। तो धारा 2, धारा 3 और 4, पहले इसको तोड़िए धाराओं को, तब पढ़ा जाएगा।
इंट्रा टेरिटोरियल अधिकार का क्षेत्रीय जो विस्तार होता है वह दो प्रकार का होता है, एक इंट्रा टेरिटोरियल और एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब हुआ कि भारत के भीतर, इंट्रा टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। इंट्रा टेरिटोरियल मतलब कि भारत के क्या भीतर, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब ये हुआ भारत की सीमाओं से बाहर। फिर एक बार याद रखिए, इसको आपका जुरिडिक्शन कहते हैं। फिर एक बात समझिए, एक होता है आंतरिक क्षेत्राधिकार और एक होता है बाह्य क्षेत्राधिकार। आंतरिक क्षेत्राधिकार को इंट्रा टेरिटोरियल कहते हैं और बाहरी क्षेत्राधिकार को आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कहा जाता है। अब पहला क्वेश्चन ये बना कि आईपीसी की कौन सी धारा आंतरिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आंतरिक क्षेत्राधिकार मतलब कि भारत के क्या सीमा के भीतर। तो पहला क्वेश्चन आपका जवाब रहेगा आंतरिक से कौन संबंधित है, धारा 2। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बाह्य क्षेत्राधिकार था, भारत की सीमा से परे क्षेत्राधिकार था, अर्थात भारत की सीमा से बाहर अपराध के मामले में क्या आईपीसी लागू होगी कि नहीं होगी, और भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। ये दो धाराओं में है कौन कौन, 3 तथा 4। फिर एक बार हम बता रहे हैं, नए लोग सतर्क होकर देखें। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है। एक शब्द को मैं बताऊंगा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आया है, मेंस में क्या क्वेश्चन आया है, प्री में क्या आया है, कोरिलेशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन पहला नियम याद रखना है कि सेक्शन 2 किसकी बात करता है, भारत के क्या भीतर, और सेक्शन 3-4 किसकी बात करता है, भारत से बाहर। अब पहला क्वेश्चन, आईपीसी किन अपराधों पर लागू हो, या आईपीसी के तहत किन अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है, जो भारत के भीतर किए गए हों, जो भारत के बाहर किए गए हों, देश अमेरिका में, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार्क कराइए, क्योंकि भारत के भीतर क्या है 2 और भारत के बाहर 3 और। अब भारत के भीतर अपराध जो है उसको पहले सेक्शन 2 हम बता लें। अब देखिए, अब फिर भारत को अच्छे से देखिए। वर्तमान में अगर हम भारत के भीतर देखें तो अब 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य भी आईपीसी के लिए भारत में शामिल माना जाएगा। अर्थात भारत के भीतर जैसे ही मैं वाक्य प्रयोग करूं, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़िएगा ना, वो भी क्या है हेड, लेकिन किस तारीख से हेड है 31 अक्टूबर 2000। अब एक शब्दों को देखिए, सेक्शन 2 पहले निकाल दिया जाए क्योंकि सेक्शन 2 में कोई दिक्कत नहीं है। जो धारा 2 में आपका कह सकते हैं कि वाक्य और शब्द दिए गए हैं, आप उन्हीं शब्दों को कवर करिए और धारा 2 में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को मैं फिर बता दूं। एक करके एक शब्दों पर गौर करना, एक शब्दों को मैं तोड़ूंगा भी। देखिए क्या हेडिंग है भाई, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड, यानी कि इंडिया के अंदर किए गए अपराधों के लिए आईपीसी के तहत अपराध करने वाला सजा का क्या होगा, अपराध। ये हेडिंग बताती है। देखिए सब, हर व्यक्ति, पहला शब्द है यही आपका PHU लेवल में आ जाता है एक बार, हर व्यक्ति, अच्छे से देखिएगा, हर व्यक्ति। अब हर व्यक्ति देखिए आगे क्या करना है,
हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए, यानी कि हर व्यक्ति इस संहिता मतलब आईपीसी के प्रतिकूल यानी कि विपरीत हर कार्य या लोभ के लिए, बताएंगे हम, पहले तोड़ दिया जाए। देखिए शब्द क्या बताया जा रहा है, हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, जिसका वह किसके भीतर, भारत के भीतर दोषी होगा, यानी कि भारत के भीतर दोषी होगा। अगला शब्द देखिए क्या कहा गया है, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा। इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा मतलब कि किसके अधीन, आईपीसी के अधीन वह दंड का क्या होगा। एक शब्द जो लास्ट वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वहां से इस समय क्वेश्चन बन रहा है। देखिए अन्यथा नहीं, एक शब्द क्या दिया गया है, इधर ऊपर लिख देते हैं, अन्यथा भले आपको न समझ में आए लेकिन अदरवाइज नहीं, ये शब्द अति महत्वपूर्ण है। भले आप ये समझ रहे हो कि ये शब्द आसान है, लेकिन यहाँ से हम एक क्या निकालेंगे, सिद्धांत, और वह सिद्धांत आपका संविधान से भी जोड़ेंगे। लेकिन एक शब्दों को समझिए। पहला शब्द है हर व्यक्ति। अब हर व्यक्ति में कौन शामिल है, ये समस्या पहली आई। भारतीय व्यक्ति शामिल है कि विदेशी व्यक्ति शामिल है कि दोनों शामिल हैं, ये अच्छे से तैयार रखें। हर व्यक्ति का मतलब हुआ चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी। एक बात समझिए, हर व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी, अगर भारत के भीतर है, यानी भारत की सीमा के भीतर है और भारत में आईपीसी के प्रतिकूल कोई कार्य करता है, यानी आईपीसी में दिया गया कोई अपराध करता है, तो वह इसी संहिता यानी कि आईपीसी के तहत दंड का क्या होगा। अब हर व्यक्ति पर दो केस कम से कम याद रखना है। पहला केस आइए आपका देखा जाए, महाराष्ट्र राज्य से मेयर हंस जाट, महाराष्ट्र राज्य से MH जॉर्ज का केस है, बहुत महत्वपूर्ण केस है। देखिए इसमें क्या हुआ था भाई, अच्छे से इसको देखिएगा, ये पूछा जाता है, हर व्यक्ति हम बता रहे हैं। देखिए इसमें एक व्यक्ति विदेश से बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरता है और वह सोना लिए रहता है। जो कस्टम अधिकारी रहते हैं वह सोना जब्त कर लेते हैं और उसके खिलाफ आपका फेरा अधिनियम के तहत मुकदमा किया जाता है कि यह व्यक्ति सीमा से अधिक सोना भारत में लाया। ये मुकदमा है। वह मेयर हंस जाट ये कहता है कि हजूर अभी तो मैं एयरपोर्ट पर हूँ और मैं तो भारत का कानून जानता ही नहीं था कि इतने से अधिक भारत में सोना लाना अपराध। यदि मुझे कानून का भारत का ज्ञान होता तो मैं निश्चित रूप से सोना नहीं लाता, अतः मुझे सजा न दी। अब समस्या ये आई कि मेयर हंस जाट विदेशी था, भारत के सीमा के अंदर आया था, तो चाहे विधि का ज्ञान हो या न हो, दंड का क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ पहला कि चाहे भारत का व्यक्ति हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, यदि वह भारत की सीमा में है, अब जम्मू कश्मीर में, और कोई अपराध करता है,
और यह बचाव लेता है कि मैं तो कानून जानता ही नहीं था, यानी कि हमसे विधि की भूल हो गई, मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई। तो मैं बता दूं, आईपीसी की धारा 76 और 79 यानी कि 76 और 79 स्पष्ट करती हैं कि चाहे देशी हो या विदेशी, विधि की भूल क्षम्य। तो मेयर हंसजात विदेशी था, वास्तव में वह कानून नहीं जानता था, फिर भी न्यायालय ने उसे सजा दिया। क्यों दिया? क्योंकि विधि की भूल क्षम्य। ऐसे तो कोई आएगा कहेगा कि हमको हत्या कर दी, कहेगा कि हम तो जानते नहीं थे कि हत्या अपराध है। ये तो कर ही सकता है, चोरी कर लिया, कहा कि हम तो जानते नहीं थे भाई ये चोरी है, कोई मतलब नहीं है। तो किसकी भूल क्षम्य नहीं है? विधि की। और किसकी क्षमा करती है? चाहे देशी हो या, फिर आ जाइए पहले शब्द पर, हर व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी, सब आईपीसी के तहत दंड के क्या होंगे। हर व्यक्ति इस संहिता के प्रतिकूल किसी कार्य या लोभ के लिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस संहिता मतलब आईपीसी के प्रतिकूल यानी कि विपरीत कार्य या लोभ के लिए। तो अब समस्या ये आई कि आईपीसी में आखिर कहाँ से ऑफेंस शुरू होता है, यानी कि कहाँ से अपराध की शुरुआत होती है। इन कार्यों को करना या लोगों को करना अपराध आईपीसी मानती है। ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, बन सकता है। तो आईपीसी में अपराध की शुरुआत आईपीसी के सेक्शन 107 से होती है। और अगला नियम याद रखिए, आईपीसी में अपराध की शुरुआत कहाँ से होती है? 107। इसके पहले अपराध कोई नहीं है। फिर एक बार याद रखिए, क्वेश्चन बना नहीं है, बन सकता है। यानी कि 107 से लेकर 511 तक में जो ऑफेंस दिए गए हैं, अगर हर व्यक्ति यानी कि चाहे देशी हो या विदेशी, अगर उन अपराधों को करता है। अब ये आया कि उन अपराधों को कहाँ करता है, भारत के भीतर करता है कि भारत के बाहर? तो भारत के भीतर। इसका मतलब कि धारा 2 केवल और केवल आंतरिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तभी अप्लाई होगी जब ऑफेंस भारत के कहाँ किया गया हो, भीतर। अगर भारत के बाहर अपराध किया गया है तो सेक्शन 2 से कोई मतलब नहीं है। कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा? 3 और 4। तो भारत के भीतर का मतलब कि अब जम्मू कश्मीर राज्य को भी क्या करिएगा? समाज। अगला देखिए, भारत के भीतर माने आईपीसी के प्रतिकूल कोई कार्य या लोभ करता है तो वह इस संहिता के तहत दंड का भागी होगा। इस संहिता मतलब कि कौन सा कानून चल रहा है? आईपीसी। यानी कि ऐसा व्यक्ति आईपीसी के तहत सजा का हकदार होगा। ये बात आपका बेयर एक्ट बताती है। तो आईपीसी में दूसरा क्वेश्चन आया कि अगर दो क्वेश्चन आपका मैं बना रहा हूँ, ऑफेंस कहाँ से शुरू होता है? तो अभी हमने बताया कौन सी धारा? 107। और पनिशमेंट या दंड पूछे सजा कहाँ से शुरू होती है? तो आपका 109। भाई 2 धाराएं अच्छे से तैयार किए। अपराध कहाँ से शुरू होता है? 107। और दंड कहाँ से शुरू होता है? 109। एक शब्द अति महत्वपूर्ण है, भले आप गौर उस पर आपकी नजर न जाए, घर पर पढ़ते समय लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा नहीं, अन्यथा का मतलब अदरवाइज। तो अन्यथा शब्द काफी महत्वपूर्ण होता है। पहले हम आईपीसी में बता लें, तब 2-3 जगह से कोऑर्डिनेट करेंगे आपको समझाने के।
अन्यथा मतलब कि किसी अन्य प्रकार से नहीं। इसका मतलब ये हुआ शुद्ध माने आपका लीगल भाषा में कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन यहाँ एक नया बनाइए, आईपीसी की किस धारा में ये सिद्धांत समाहित है कि विधि के बिना अपराध संभव नहीं है? तो क्या बताएंगे? सेक्शन 2 संविधान में इसे कोरिलेट करना है कि संविधान के इस अनुच्छेद में ये सिद्धांत समाहित है कि विधि के बिना अपराध संभव नहीं है, अपराध नहीं हो सकता। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1। दो बातें याद रखें, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, थोड़ा कठिन है यहाँ। अन्यथा का मतलब ये हुआ, फिर अब दूसरे एंगल से समझिए। अगर किसी कार्य या लोग आईपीसी के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया और कोई व्यक्ति उस कार्य या लोग को करता है तो धारा 2 कहती है कि जब आईपीसी में वह अपराध ही नहीं है तो वह उस कार्य के लिए सजा नहीं है। क्योंकि अपराध के लिए यह आवश्यक है कि पहले कानून बनाया जाए, कानून द्वारा उस कार्य को क्या घोषित किया जाए? अपराध। ये सिद्धांत किन किन धाराओं में समाहित है? अब अच्छे से याद रखिएगा। आईपीसी की धारा में 2 में और संविधान के किस अनुच्छेद में? 20 के क्लॉज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो। अच्छे समझिए, एक सिद्धांत आया। अन्यथा शब्द फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, तीसरी बार अच्छे से जानिए, आसान नहीं है। अन्यथा नहीं का मतलब ये होगा कि अगर कोई कार्य या लोग आईपीसी के तहत अपराध घोषित नहीं किया गया है तो चाहे देशी हो या विदेशी वह आईपीसी के तहत दंड का भागी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका विधि के बिना अपराध संभव, यानी कि पहले कानून बनाइए, कानून द्वारा अपराध की परिभाषा दीजिए, उसके लिए सजा का प्रावधान करिए, तब कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करे तब वह दंड का क्या होगा? भागी। और कोई कानून नहीं है तो दंड दे, या आपराधिक मामलों का नहीं। इसी तर्क पर अन्यथा शब्द को एक दो लोग पूछ भी रहे थे, अन्यथा शब्द को बताया। अन्यथा शब्द आपका अदरवाइज शब्द तमाम जगह आपका आए और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए पहले हम संविधान देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 को देखते हैं। 356 देखिए एक लाइन। जब भारत के राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए, समाधान मैंने बिलीव या विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो ये विश्वास कैसे होगा? या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा। अन्यथा शब्द यहाँ भी आए, यानी कि या तो राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेजें या अन्यथा राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए। अन्यथा का मतलब किसी अन्य तरीके ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल साठ-गांठ कर ले और राज्यपाल भेजे न रिपोर्ट तो राष्ट्रपति को किसी भी तरीके से क्या हो जाए सूचना, तो वह राष्ट्रपति शासन रख सकता है कि नहीं? रख सकता है। अन्यथा शब्द आपका यूपीजे में पिछली बार क्वेश्चन आया। अन्यथा शब्द आपका सीपीसी में आया था क्वेश्चन, भाई कई लोग गलत करके आए थे। इक्विटेबल सेटअप या सामयिक मुजराई में क्वेश्चन बना था। अन्यथा शब्द से सामयिक मुजरा या इक्विटेबल सेटअप आईसीपीसी में कहाँ, ये क्वेश्चन बना था। तो आदेश 20 का नियम 19 का उप नियम 3, आदेश 20 का नियम 19 का उप नियम 3 में
एक अदरवाइज या अन्यथा शब्द आया है और जो अन्यथा शब्द है वही शब्द इसकी उत्पत्ति कर देता है सामयिक प्रतिसाधन या सेटअप या मुजरा कहिए या कटौती कहिए। ये अन्यथा शब्द का एक मांग है और यहाँ भी अन्यथा आया है, यानी कि विधि के बिना अपराध संभव। अब तमाम जगह अन्यथा भाई उतना डिटेल में पढ़ाना संभव नहीं है, 2 उदाहरण पर्याप्त है। इस प्रकार सेक्शन 2 भी समाप्त हुआ। आइए सेक्शन 3 और 4 देखा जाए। इंटरव्यू में भी लगातार पूछा जा रहा है। ये पूछा जाता है कि 3-4 में अंतर क्या है, यही मुख्य पूछा जाता है। 3 और 4 में अंतर हम बताएंगे। आपका अंतर जानने के लिए संविधान पहले देखिए, बिना संविधान के अंतर, वहां से अंतर समझने का प्रयास करिए। अगर ये पूछा जाए संविधान में कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है, तो हमें लगता है सभी लोग जानते होंगे 14 से लेकर 18, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18। लेकिन अब देखते हैं क्वेश्चन, समता का सामान्य नियम कहाँ दिया गया है, तो 14 में, और जो 15, 16, 17, 18 हैं ये समता के स्पेसिफिक रूप हैं, विशिष्ट रूप है। यानी कि अनुच्छेद 14 समता का सामान्य सिद्धांत और समता के विभिन्न प्रकार या विशिष्ट रूप कहाँ हैं, 15, 16, 17, 18। अब आइए आपका 3 और 4 को इसी तर्क पर कसिए। 3 और 4 भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए भारत में दंड का प्रावधान करती हैं। सेक्शन 3 एक सामान्य नियम बताती है कि भारत से बाहर अपराध करने पर व्यक्ति भारत में दंड का भागी हो। लेकिन धारा 4 कुछ स्पेशलाइजेशन करती हैं। स्पेशलाइजेशन मतलब कुछ ऐसी विशिष्ट बातें बताती हैं कि कब व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करेगा तो भारत में दंड का भागी हो। यानी कि सेक्शन 3 सामान्य नियम है तो उसका स्पेसिफिक रूप, विशिष्ट रूप किसमें दिया गया, सेक्शन 4। इसको हम बताएंगे कैसे दिया गया, अभी कंसेप्ट बनाएंगे। अब जैसे ही आप भारत के बाहर पढ़िए, भारत की सीमा के बाहर, तुरंत आपको कर सकते हैं कि कुछ प्रावधान याद करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन IAS में भी बना था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 का क्लास 2 पढ़ेंगे, याद रखें कौन कौन, IAS में बना था पिछली बार। इसके बाद आपका CRPC में जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो बनता है क्वेश्चन 166, ये पढ़ाएंगे हम। इसके बाद आपका 188, देखिए 189, CRPC में 166, 188, 189, 105 पढ़ना पड़ेगा, 105 ये पढ़ना पड़ेगा CRPC में। और आपका ये संविधान हो गया, ये CRPC हो गई। और जो साक्ष्य अधिनियम में पढ़ा जाता है वह आपका पढ़ा जाता है लेक्स कोरी। यानी कि साक्ष्य अधिनियम में कौन सा नियम देखना पड़ेगा, लेक्स कोरी। तो भारत से बाहर आपका देखिए नियम 21 समझिए। एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित आपका बनता है और जाकर कंप्लीट देखिएगा परीक्षाओं में एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। 166 में भी बना दिया है। इसी के साथ CRPC की कौन सी धारा, 166। 3-4 ना पढ़े, पहले नियम पढ़िए। देखिए IAS में क्या पूछा गया था कि अब कौन भारत में कौन सक्षम है जो ऐसा कानून बना सके
जो भारत की सीमा के बाहर भी लागू हो। अब दिया था संसद, दूसरा राज्य विधानमंडल, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। भाई केवल संसद सक्षम है। यही आईएएस में देखिए, आईएएस में हल्का सा घुमाता है। अब जो लोग ये न जानते हो गलत करके यहाँ, अर्थात केवल और केवल हमारी पार्लियामेंट ही सक्षम है जो ऐसा कानून बना सके जो भारत की सीमा के क्या हो, बाहर। राज्य को बस की बात नहीं, यानी कि राज्य विधानमंडलों को ये पावर नहीं। अच्छे से याद रखिए। अभी आया कि आईपीसी संघ ने बनाई थी कि राज्य ने, तो संघ ने अंग्रेज संघ स्तर पर बनाए थे, अतः आईपीसी भारत के बाहर भी क्या है ना, यानी कि बेयर एक्ट। अब देखिए 245 का लागू। संसद, यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो भारत के बाहर लागू हो तो वह कानून अवैध नहीं होगा। अवैध नहीं होगा का मतलब वैध हो। अवैध नहीं होगा का मतलब क्या होगा, वैध होगा। भाई समय भी हो गया है, अभी संविधान भी पढ़ाना है। 5:40 हो गया तो भाई इसको कल हम बताएंगे।